सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV एंड इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम जो है इस पर्टिकुलर PDF से रिवाइज़ कर लेंगे। सारा का सारा सब कुछ डिटेल जो है इस PDF में दे के रखी है। जो भी सेक्शंस है वो सेक्शंस के बारे में हम जो है इस PDF के थ्रू बात करेंगे। एंड जैसे कि जब बता के रखा है कि फर्स्ट पे 64(1)(a) है एंड सेकेंड पे 64(1) क्लॉज 4 है, तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से ही इसको आगे डिस्क्राइब करके रखा है। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम के जो भी वेरियस सेक्शन हैं हम वेरियस सेक्शन साथ में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एट दी एंड हम 3 एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स का पेज है, ये इंडेक्स का पेज को मैं आपको PIP मोड से कनेक्ट करके रखूँगा, ताकि क्या है कि जब भी आप कोई भी सेक्शन पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हम इस वीडियो में कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, राइट। सब कुछ आपको दिखे तो वो उसको मैं कनेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले हम जो है फर्स्ट में पढ़ते हैं 64(1)(a) जो है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तरतीबत इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड की। तो माइनर चाइल्ड जो इनकम कमाता है, अभी जो माइनर चाइल्ड है, चाइल्ड में सन भी आता है, डॉटर भी आता है, राइट। डॉटर में अब ये याद रखना इधर कि माइनर डॉटर, ठीक है, माइनर चाइल्ड है, सन और डॉटर भी आता है, डॉटर में मैरिड डॉटर भी आता है कि कभी अगर माइनर डॉटर के मैरिज हो गई हो तो माइनर मैरिड डॉटर भी कवर होता है। ठीक है, तो माइनर मैरिड डॉटर जो है उसकी क्लबिंग कोई ससुर के हाथ में नहीं होगी, ठीक है, इधर पेरेंट्स के हाथ में होगी, राइट। तो माइनर चाइल्ड हमने समझ लिया, उससे जो इनकम होती है ये इनकम या तो पेरेंट्स के हैंड में एसेसेबल होगी या तो उसके खुद के हैंड में ही एसेसेबल होगी। अब अभी अपन समझते हैं कि पेरेंट के हैंड में एसेसेबल होगी, तो पेरेंट में हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, अगर जो जिसकी भी इनकम ज़्यादा है, जिसकी भी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम ज़्यादा है, उसके हैंड में एसेसेबल हो जाएगी, राइट। अब अगर डाइवोर्स हो चुका है तो ऐसे केस में जो मेंटेन करता है, अगर मैरिड है तो ठीक है, अगर डाइवोर्स हो चुका है तो ऐसे केस में जो मेंटेन कर रहा है उसके हैंड्स में क्लबिंग हो जाएगी। अदरवाइज जो हमने समझा था कि मैरिड के केस में तो ऐसे ही है कि जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम जिसकी हाई है, ठीक है, तो ये पेरेंट के हैंड्स में असेसेबल हो जाती है। अब ऑब्वियस ही बात है, असेसेबल हो जाएगी तो उसमें 10 सबसेक्शन 32 सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 का एग्जामिशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा कि जितनी भी इनकम असेसेबल हुई है, क्लब हुई है, माइनस 1500 कर दो, क्योंकि उसमें 1500 पर एनम पर चाइल्ड है, तो हर एक चाइल्ड का 1500, वो पर एनम पर मंथ नहीं है। हाँ, तो आप समझ चुके। अब देखो, एक बार अगर आपने देख लिया कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, ठीक है, जिसकी भी ज़्यादा है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्लबिंग की इनकम, राइट, ये इनकम की क्लबिंग के पहले, ठीक, ये जो माइनर की इनकम है ना, ये पूरे क्लबिंग प्रोविजन की बात नहीं कर रहे, ये जो माइनर की इनकम है, ये वाली इनकम को क्लब करने के पहले जो भी इनकम है, ठीक है, उसका देखते हैं, ठीक है, वो इनकम रहेगी, उस इनकम दोनों की कैलकुलेट करेंगे, जो भी हायर है और उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैरिड नहीं है तो मैरिड मतलब कि डाइवोर्स हो चुका है तो ऐसे कैसे जो मेंटेन करता है, हु मेंटेन्स, उसके हैंड में क्लब होगी। क्लब भी होगी तो हमको 10 सबसेक्शन 32 का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझो कि एक बार अगर जिसकी क्लबिंग हो गई, क्योंकि जिस टाइम पे, जिस साल पे क्लब होगी माइनर की इनकम, जिस साल माइनर की इनकम आएगी उस साल हम ये देखेंगे कि किसकी टोटल इनकम ज़्यादा है, ठीक है। अब ये देखो कि एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि इसकी टोटल इनकम बिफोर क्लबिंग ज़्यादा है, इसमें क्लब करो, तो फिर आगे सब्सिक्वेंट ईयर में हम वापस से चेक नहीं करने वाले, उसमें ही क्लब होगी, ठीक है। तो जिसके साथ क्लब हो गई इट विल कंटिन्यू, नॉट चेक एवरी ईयर, हमको एवरी ईयर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका एक्सेप्शन है कि अगर उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उनको लग रहा है कि दूसरे के हैंड में टैक्सेबल करा दो, तो AO को भैया अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी, वो उनको एक्सप्लेन करेंगे और AO मान भी सकता है। पर अभी अपन ने पढ़ा कि क्लबिंग जो होगी पेरेंट के हैंड्स में होगी, माइनर के हैंड्स में भी हो सकती है अगर MSD है तो। MSD मतलब MS धोनी नहीं, अगर मैनुअल वर्क के थ्रू कुछ आया है, ऐसे स्किल और टैलेंट के थ्रू कुछ आया है, और D से डिसेबिलिटी के कारण कुछ उसको इनकम हो रही है। डिसेबिलिटी के कारण इनकम इन द सेंस कि माइनर डिसेबल है, उसको कुछ इनकम हो रही है, ठीक है, स्किल और टैलेंट से इनकम आ रही है, जैसे कि टप्पू हमारा गोकुल धाम सोसाइटी का। फिर एक मैनुअल वर्क से कुछ हो रहा है तो हमने ये पढ़ लिया है माइनर का। अब है स्पाउस का, बोला ही गया है 62nd पॉइंट में 64(1) क्लॉज 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, अगर आपने असेट स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है तो असेट स्पाउस को ट्रांसफ़र करी तो कंसिडरेशन में ट्रांसफ़र करी, एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो मतलब अपन ने तो बेच ही दिया। पर अगर आपने कंसिडरेशन नहीं लिया है या लिया भी है तो आपने इनएडिक्वेट लिया है, तो ऐसे केस में आपने असेट स्पाउस को ट्रांसफ़र करी है,
अब उस असेट तो उसके पास है, ठीक है, असेट से इनकम भी उसके पास आ रही है, पर वो इनकम असेसेबल किस में होगी? असेसेबल तो असेसी के हाथ में ही होगी, ठीक है। इनकम उस असेट से उसके पास रखी हुई है, पर असेसेबल उस पर टैक्स कौन भरेगा? ये टैक्स भरेगा। असेसेबल तो इसके हाथ में होगी। अब असेट से इनकम कैपिटल गेन भी हो सकती है और नॉर्मल इनकम भी हो सकती है, ठीक है। उस असेट से इनकम हो रही नॉर्मल, या तो उसको बेच के कैपिटल गेन, दोनों केस में इसको ही असेसेबल करेंगे। अब एक पॉइंट याद रखना कि असेट और असेसेबल पे मैंने 1 मार्क करा है। ये 1 ये शो करता है कि जब आप असेट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो और जब उस असेट से इनकम जनरेट हो रही है, दोनों केस में ये असेसी और स्पाउस का रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, तब जाके क्लबिंग की बात आती है। तो रिलेशनशिप मेंटेन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ असेट और एट द टाइम ऑफ इनकम, दोनों टाइम पे होना चाहिए। फिर एक और बात है कि जो इनकम है इसमें हम कैपिटल गेन को भी लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने समझ लिया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप असेट ट्रांसफ़र कर रहे हो एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अगर आप असेट ट्रांसफ़र कर रहे हो एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अब लिव अपार्ट का एग्रीमेंट है तो बनती बात है फिर ऐसे केस में क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के, जैसे कि ऋतिक और सुजन के बीच में जो असेट ट्रांसफ़र हो रहा है एज एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो ऐसे केस में उस असेट पे जो भी इनकम है तो उसमें सुजैन ही भरेगी, इसे ऋतिक नहीं भरने वाला। ये अपनी असेट की बात हो गई। अब ये जो असेट है, इस असेट में एक चीज़ और याद रखना कि हाउस प्रॉपर्टी भी तो ट्रांसफ़र करते हैं। अगर किसी पर्सन ने अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी तो आप क्या बोलोगे? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई तो क्या उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी इसी सेक्शन में टैक्सेबल होगी इस पर्टिकुलर पर्सन को? ऐसा नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, स्पाउस को कर रहे हो या माइनर चाइल्ड को कर रहे हो, अब इधर माइनर मैरिड डॉटर नहीं आती है, तो अगर आप इधर ट्रांसफ़र कर रहे हो तो इधर 64 नहीं लगता, 64(1)(4) नहीं लगता, इधर सेक्शन 27 लगता है और डीम्ड ओनर का कंसेप्ट आता है, और डीम्ड ओनर के तहत ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये डीम्ड ओनर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा, तो हमने माइनर चाइल्ड की इनकम का पढ़ा, हमने असेट ट्रांसफ़र करा है स्पाउस को, जिसमें अपन ने ये भी देखा कि इसमें डीम्ड ओनर का कंसेप्ट भी आता है। असेट ट्रांसफ़र कर रहे हो तब असेट में जब हाउस प्रॉपर्टी की बात आती है तब आपको डीम्ड ओनर का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यही जो आपने असेट ट्रांसफ़र करा है स्पाउस को, यही चीज़ 64(1)(6) में 4 क्या जाएगा 6 में स्पाउस की जगह सन्स वाइफ आता है। तो बात वही है, सन्स वाइफ में भी यही पूरी सिचुएशन है, ठीक है, कि कंसिडरेशन नहीं हो या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हो, इनकम तो असेसी के जो है ससुर के हैंड्स में ही जो है असेसेबल होगी। रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, और ये एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट के हिसाब से तो कोई बात होती ही नहीं है, पर अगर फिर भी बात हुई तो भी जो है क्लब तो नहीं होगा। तो ये स्पाउस की जगह आप सन्स वाइफ कर दो, ये पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। पर एक चीज़ याद रखना, उसमें डीम्ड ओनर का कंसेप्ट नहीं है। तो इन केस अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी भी ट्रांसफ़र करी है तो ऐसे केस में भी ये 64(1)(6) ही लगता है। तो यही बात है 64(1)(6) हमने समझा है, जिसमें डीम्ड ओनर कंसेप्ट नहीं है और 64 वाला सेक्शन ही लगता है। हमने पढ़ा 64(1)(a), 64(1)(4)(6), अब 7 और 8। 7, 8 ये है, 7 और 8 टोटल मिला के ये है कि अभी तो इसके पहले जो अपन ने 2 सेक्शन पढ़े उसमें हम असेट डायरेक्ट सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे थे, डायरेक्ट हम स्पाउस को ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब हमने डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं किया, हमने सोचा कि चलो इस प्रोविज़न से बचते हैं, हम किसी XYZ पर्सन, कोई से भी पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उस असेट का उपयोग स्पाउस या सन्स वाइफ के बेनिफिट में कर रहा है। तो ले दे के बेनिफिट तो स्पाउस और सन्स वाइफ का ही हो रहा है, पर ट्रांसफ़र डायरेक्ट स्पाउस और सन्स वाइफ को नहीं हो रहा, मतलब कि वो पर्सन को हो रहा है, वो पर्सन उनके बेनिफिट में यूज़ कर रहा है। तो ऐसे केस में भी क्लबिंग हो जाएगी। तो 7 और 8 यही शो करता है, जहाँ पे जो 7 की बात आती है, जहाँ पे पर्सन ने इनडायरेक्टली किसी XYZ पर्सन को ट्रांसफ़र करा है और वो स्पाउस के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर रहा है, और 8 में वो सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट आता है, देखो अभी अपन ने पढ़ा 64(1)(a), फिर 64(1) का 4, 6, 7, 8 पढ़ा। अब आता है 64(1) का क्लॉज 2। ये बोलते हैं कि असेसी का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब कि मेरी उस कंसर्न में, ऑर्गेनाइजेशन में 20% और मोर की शेयर होल्डिंग है या 20% और मोर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो भी है मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। उस कंसर्न से स्पाउस को इधर सन्स वाइफ नहीं आएगा, याद रखना, इधर सन्स वाइफ नहीं आएगा। उस कंसर्न से स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो बनती बात है, अगर स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है
तो ठीक है। अगर रेम्यूनरेशन उसको उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी, क्योंकि वो नॉलेजेबल है, उस हिसाब से मिल रहा है, क्योंकि वो स्पाउस भी उस कंसर्न में काम कर रही होगी, और अगर उसके अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के तहत रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो क्लबिंग नहीं होगी। पर अगर स्पाउस को ऐसे ही रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फालतू का, कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बस इसलिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं ताकि इस कंसर्न का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए और इनकम कम से कम लगे, इनकम कम से कम टैक्सेबल हो, तो ऐसे केस में जो स्पाउस की इनकम है वो भी क्लब हो जाएगी। तो याद रखना कि कंसर्न का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और उससे स्पाउस को रेम्यूनरेशन मिल रहा है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिल रहा है तो क्लबिंग नहीं होगी, ऐसे ही मिल रहा है तो क्लब हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि असेसी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में। अब ऐसा समझो कि कभी असेसी और स्पाउस दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में। अब दोनों का ही सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में, तो ऐसे केस में जब क्लबिंग की बात आएगी तो हम क्या देखेंगे? हम पहले ये देखेंगे कि दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में और इस कंसर्न से रेम्यूनरेशन उन दोनों को मिल रहा है, तो पहले ये चेक करो कि ये क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिल रहा है। अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मिल रहा है तो दोनों की इंडिविजुअल हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी, फिर तो क्लबिंग की बात ही नहीं आती है। पर अगर क्वालिफिकेशन नहीं है और कंसर्न से उनको सैलरी मिल रही है जस्ट बिकॉज उनको एक्सपेंडिचर शो करना है, तो ऐसे केस में इन दोनों की टोटल इनकम कैलकुलेट करो एक्सक्लूडिंग दिस इनकम। ये इनकम को हटा के इनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करो और जिसकी ज़्यादा है उधर ये क्लब हो जाएगा। ये वही माइनर वाला सीन आता है और वही है कि एक बार क्लब हो गया तो आगे भी क्लबिंग होती रहेगी वैसे ही, अनलेस अगर आप एओ ने इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी हो और इन्होंने प्रूव कर दिया हो कि हमको अब दूसरे के हैंड्स में टैक्सेबल करानी है। अदरवाइज इसको एवरी ईयर चेक नहीं करने वाले। एक बार डिसाइड हो गया कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम इसकी ज़्यादा है तो आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसी के हैंड्स में ये टैक्सेबल होगी। तो यही पढ़ा अपन ने कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो क्लबिंग नहीं होगी, अदरवाइज़ जो है जिसका अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्लब उस पर्सन के हैंड में होगी जिसकी टोटल इनकम इस इनकम को छोड़ के जिसकी भी ज़्यादा हो। ठीक है, एक बार पता चल गया किसकी ज़्यादा है उसमें ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब एवरी ईयर हम ये चेक करने वाले नहीं हैं। फिर सेक्शन 60, ये 60 वाला पॉइंट सेक्शन 60 आता है जिसमें हम बोलते हैं कि अगर इनकम आपने अभी अपन ने जो पढ़ा 64(1)(a) पढ़ा, 64(1)(2) पढ़ा, फिर नहीं 64(1)(4) पढ़ा, 6 पढ़ा, 7(8) पढ़ा, ठीक है, 7(8) के बाद 64(1)(2) पढ़ा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि अभी तो इन सारे केस में हम असेट ट्रांसफ़र कर रहे थे, या तो अभी स्पाउस और सन वाइफ को कर रहे थे या तो भाई अपन जो है इनडायरेक्टली असेट ट्रांसफ़र कर रहे थे। अब समझो हमने असेट ट्रांसफ़र नहीं करी, हम इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इनकम किसी को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आप असेट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, आप इनकम ट्रांसफ़र कर रहे हो। आपने ही इनकम कमाई है और किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो भी ये तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ये डाइवर्जन ऑफ इनकम तो है नहीं। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है तो इधर ही ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफ़रर को ही ये टैक्सेबल हो जाएगा जो इनकम ट्रांसफ़र कर रहा है। एक और पॉइंट है कि अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो असेट को और ये ट्रांसफ़र अगर रिवोकेबल ट्रांसफ़र है तो रिवोकेबल ट्रांसफ़र है तो भी ये ट्रांसफ़रर को टैक्सेबल होगा, ठीक है। पर अगर आप असेट किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो और वो इररिवोकेबल है या रिवोकेशन है पर डेथ के बाद है, ठीक है, रिवोकेबल होता है इसका मतलब तो ये होता है कि आप कभी भी उससे ले सकते हो, तो फिर तो इनकम आपके हैंड्स में टैक्सेबल है। पर ये रिवोकेशन आफ्टर डेथ है या ट्रांसफ़र जो है वो इररिवोकेबल है तो ऐसे केस में इनकम तो सामने वाले को ही टैक्सेबल होगी, ठीक है। फिर आता है 8th पॉइंट जहाँ पे हमने 64 सबसेक्शन 2 की बात करी है। उसमें यह है कि आपने असेसी ने कोई से असेट HUF को ट्रांसफ़र करी तो अब वो जो ट्रांसफ़र करी है वो कंसिडरेशन के बिना करी है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, जो भी है उस असेट से जो भी इनकम है वो मिलेगी तो HUF में HUF की मिलेगी, HUF का ही गल्ला भरेगा। पर जो असेसेबल है वो असेसेबल असेसी के हैंड्स में होता है, ठीक है, रहेगी HUF के पास, पर जो असेसेबल है वो असेसी के हैंड्स में होगा। अब पॉइंट ये होता है कि HUF अगर बाद में HUF का पार्टीशन हो गया, अगर HUF का पार्टीशन हो गया और असेट जो है फैमिलीज़ में बट गई तो ऐसे केस में जो स्पाउस और माइनर को जो असेट बटी है उस असेट से जो इनकम होने वाली है, उस असेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असेट से जो इनकम होने वाली है, क्योंकि क्लबिंग ऑफ असेट नहीं है, क्लबिंग ऑफ इनकम है, तो उस असेट से जो इनकम होने वाली है तो स्पाउस को जो मिली असेट उससे जो इनकम होने वाली है वो इधर क्लब हो जाएगी इस सेक्शन में, और माइनर को जो असेट से इनकम ही है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो 64(1)(a) में इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड वहाँ से इधर क्लब हो जाएगी। तो समझे HUF वाला पोर्शन
कि जब ट्रांसफ़र करा तो ट्रांसफरर के हैंड्स में, फिर जब पार्टीशन हुआ तो ऐसे केस में जिसको जैसी असेट मिली है उसके हिसाब से क्लबिंग हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल थे क्रॉस ट्रांसफ़र के जो भी अपन पढ़ेंगे। क्रॉस ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल ये है कि समझो अभी आप क्या कर रहे थे, आप किसी को असेट ट्रांसफ़र कर रहे थे, ठीक है। अब स्पाउस को करो या सन वाइफ को करो, ठीक है। अब समझो कि एक्स को जो है मिसेस एक्स को 8 लाख देने हैं, ठीक है। वाई को मिसेस वाई को 12 लाख देने हैं। पर ये अगर इसको देगा, ठीक है ना, सपोज इधर भी 8 लाख है, अगर ये इसको देगा, ऐसी एसेट ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो जो इनकम है तो इसी के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर ये डायरेक्ट इसको देगा तो अभी अपन ने पढ़ा 64(1)(4) में कि एसेट ऐसे ही ट्रांसफ़र करी तो इनकम तो इधर क्लब हो जाएगी। तो ऐसे केस में दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को नहीं देते हैं, मैं तेरी वाली को दे देता हूँ, तू मेरी वाली को दे दे। क्योंकि अगर इन्होंने इधर दिया तो ऐसे केस में जो ये ट्रांसफ़र होगा इस पर जो इनकम होगी वो इसके हैंड्स में होगी नहीं एसेसेबल, वो इसके हैंड्स में होगी। और यही सोचते हुए अगर इन्होंने इधर ट्रांसफ़र करा, ठीक है, तो वो इनके हैंड्स में तो होगी नहीं टैक्सेबल, क्योंकि अब तो रिलेशन ही नहीं बचा, तो इनके हैंड्स में तो होगी नहीं टैक्सेबल, इनके हैंड्स में रहेगी। पर पॉइंट ये है कि इसको क्रॉस ट्रांसफ़र में गिन लिया गया है, इनकम टैक्स ने इसको भी कंसिडर करा गया है और ये बोला है कि अगर आप ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, और ले देकर जो है पैसे जो है आप एक दूसरे की वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हो, पर इसका जो सब्सटेंस है वो यही है कि आपको इसको ट्रांसफ़र करना था और आपको इसको ट्रांसफ़र करना था, पर टैक्स बचाने के लिए आपने ऐसा करा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने एक दूसरे की वाइफ को जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करा है उसमें से जो कॉमन है, जैसे कि इधर कॉमन क्या है 8 लाख, तो उस 8 लाख पर जो भी इनकम होती है वो इधर इसको क्लब हो जाएगी और वो इधर इसको क्लब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये देखा है ये क्लबिंग प्रोविज़न क्रॉस ट्रांसफ़र पे कैसे लगता है, ठीक है। हमने समझ लिया कॉमन पे इनकम इधर क्लब हो जाएगी और इनकम इधर क्लब हो जाएगी। फिर असेट इन बिज़नेस, असेट इन बिज़नेस का मतलब ये है कि एक असेसी है जिसने असेट जो अभी हमने बात करी थी 64(1)(4), 6, 7, 8 के तहत इधर ट्रांसफ़र करी। इन्होंने इससे जो है इसको इन्वेस्ट करा बिज़नेस में, वही असेट, ठीक है, वो असेट को बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब चेक करो वो जो बिज़नेस में इन्वेस्ट करा है कि क्या उस बिज़नेस का जो ओपनिंग था, ठीक है, ओपनिंग में क्या वो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट है। ओपनिंग कैपिटल मतलब असेट माइनस लायबिलिटीज़, क्या ये ओपनिंग का बिज़नेस के ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है। अगर पार्ट है तो क्लबिंग होगी, पार्ट नहीं है तो क्लबिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हमको चेक करना पड़ेगा। इस पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्लबिंग का एग्जाम्पल देख लिया, जैसे कि कैपिटल बिजनेस में थी 7 लाख ओपनिंग में, गिफ्ट दिया हस्बैंड ने, असेट ट्रांसफ़र करी, मतलब वही गिफ्ट मान लो स्पाउस को ट्रांसफ़र करी ना, पर ये तो 3 लाख ट्रांसफ़र किया 10 को, तो ये ओपनिंग का पार्ट तो नहीं है, ठीक है, ओपनिंग का पार्ट नहीं, ये तो हमको समझ में आ गया। 10 को ट्रांसफ़र का तो टोटल जो कैपिटल थी 10 लाख हो गई। अब उस टाइम प्रॉफिट जो भी कमाया साल भर में 14 लाख, 4 लाख कमाया, तो टोटल जो है वो प्रॉफिट भी कैपिटल में ऐड हो गया और ऐसे हो गया हमारे 14 लाख। अब पॉइंट ये है अगले साल का ओपनिंग जो है 14 लाख। अब अगले साल की ओपनिंग में हम बोल सकते हैं कि ये 3 लाख जो है अगले साल की ओपनिंग में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ऐसा है कि अब अपन बोल सकते हैं कि ये जो है असेट ये पार्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, ये बोल सकते हैं कि ओपनिंग कैपिटल में ये असेट पार्ट है। तो ऐसा है कि अगले साल अब पार्ट हो गया ना, तो अगले साल जो भी इनकम हुई 6,30,000, उसमें जो ओपनिंग कैपिटल का जो प्रपोर्शन है 3/14 उतना क्लब कर देंगे, उतना क्लब कर देंगे। जिसने गिफ्ट करा है उसको क्लब कर देंगे। ये है सीन। फिर एक आता है कि मैंने आपको बोला है कि क्लब, हाँ ठीक है, ये अपन ने पढ़ा। फिर एक पॉइंट ये आता है कि जैसे कि हमने बात करी क्लबिंग ऑफ इनकम की, तो इनकम बोला है मैंने, क्लबिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं बोला है। तो अगर क्लब को लॉस भी होता है तो लॉस भी क्लब हो सकता है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों क्लब हो सकते हैं। और एक और चीज़ है, मैंने बात करी क्लबिंग ऑफ इनकम की, मतलब कि इनकम जैसे कि मैंने किसी को असेट ट्रांसफ़र करी है, उससे जो इनकम है वो मुझे क्लब हो जाएगी, पर उसी इनकम से वापस से इनकम हो रही है। इन द सेंस मैंने पैसे ट्रांसफ़र करे, उसने एफडी बनाई, उस एफडी से जो भी इनकम हो रहा है वो मुझे टैक्सेबल है। पर वो जो एफडी की इनकम है टैक्सेबल तो मुझे है, पर मिले तो उसको है। उस इनकम की वापस एफडी बना दी,
क्योंकि एफडी में तो ऐसे ही होता है ना, कंपाउंडिंग होती, तो इसकी इनकम को वापस से एफडी में जोड़ के एक नई एफडी बन गई, ठीक है, एफडी का बैलेंस बढ़ गया, तो उस इनकम वाले पोर्शन पे जो इनकम हो रही है ना वो क्लब नहीं होगी, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम है, क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं है, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ असेट है, असेट ट्रांसफ़र करी, असेट से इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ असेट, तो वो टैक्सेबल है, वो क्लब हो जाएगी, क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं। तो इस तरीके से हमने क्लबिंग रिवाइज़ करा, जहाँ पे हमने जो है 20 मिनट्स में इसको रिवाइज़ करा, जहाँ पे हमने माइनर चाइल्ड का पढ़ा, जहाँ पे हमने मैनुअल वर्क से जो है उसको असेसेबल होगा, 1032 का एग्जामिशन पढ़ा, सब्सिक्वेंट उसी के टोटल पेरेंट्स केस में ही टैक्सेबल होगा, इस तरीके से पढ़ा था, अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर्ड नहीं देते, जहाँ पे हमने स्पाउस की बात करी थी, जिसमें इनकम में कैपिटल गेन भी होता है, रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट हो तो क्लबिंग नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी, ये तो डीम्ड ओनरशिप का कंसेप्ट है और यही हाउस प्रॉपर्टी सन्स 5 में नहीं आता है। हमने एक सन्स 5 का एक पॉइंट भी पढ़ा था, ठीक है, सन्स 5 के पॉइंट के बाद हमने इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र पढ़ा, जहाँ पे हमने XYZ को ट्रांसफ़र कर दिया था, जहाँ पे अपन ने एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, जहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन के तहत रेम्यूनरेशन है तो क्लब नहीं होगा, अदरवाइज क्लब हो जाएगा, और दोनों को रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम ज़्यादा है उधर क्लब हो जाएगा, और ये क्लबिंग कंटिन्यू रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे तो। फिर इनकम हमने ट्रांसफ़र करी, बिना असेट ट्रांसफ़र करे तो भी क्लब हो जाएगा, एक अपन ने रिवोकेबल ट्रांसफ़र करा, जहाँ पे ट्रांसफ़र रिवोकेबल है तो वो भी क्लब हो जाएगा, पर अगर इरिवोकेबल है या रिवोकेशन आफ्टर डेथ है तो क्लब नहीं होगा। जहाँ पे फिर एक पॉइंट अपन ने पढ़ा था कि HUF का असेट ट्रांसफ़र करी है और पार्टीशन पे स्पाउस को जो असेट मिली है उस असेट की इनकम, असेट की इनकम क्लब हो जाएगी, और माइनर का तो 64(1) है ही। क्रॉस ट्रांसफ़र में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है घुमाते हैं ट्रांजैक्शन को, पर ले देखिए हमको समझ में आ गया है कि मैचिंग अमाउंट पे जो इनकम हो रही है वो असेसेबल हो जाएगी। जहाँ पे अपन एक बिज़नेस की बात करी कि असेट बिज़नेस में हो तो ओपनिंग कैपिटल का पार्ट होना चाहिए, तो उतना प्रपोर्शन जो है वो उधर सामने असेसी को, ट्रांसफरर को टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अपन ने ये पढ़ा कि इनकम में इनकम और लॉस दोनों कवर होता है। फिर अपन ने ये भी पढ़ा कि क्लबिंग ऑफ इनकम बोला गया है, इनकम ऑफ असेट ट्रांसफ़र बोला गया है, या क्लबिंग ऑफ इनकम बोला गया है, क्लबिंग ऑफ इनकम नहीं बोला गया है। तो इस तरीके से हमने क्लबिंग के सारे प्रोविजन पढ़ लिए हैं। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब जो है आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने हैं, इसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV।